अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो मेरे कुछ स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है, जैसे कि शाजिया इब्राहिम, अब्दुल रहमान शाह, मिस्टर अमीर, बुशरा इब्राहिम, लर्नर ट्यूब, आयशा बीबी, सईद चांद और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये टारगेट पेपर मैंने रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बनाया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जोलॉजी और बॉटनी दोनों के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगर आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर ली तो यकीन जाने तो आपके सेक्शन सी के अंदर बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है आप लोगों का फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टारगेट पेपर, ठीक है, जो कि 2025 के लिए। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि फिलहाल इस टारगेट पेपर के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी को ही रखा है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी को मैं बाद में अपलोड करूंगी, ठीक है। तो फिलहाल सेक्शन सी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं जोलॉजी के टारगेट पेपर को। तो जोलॉजी का आपके पास जो पेपर होता है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है और इसके अंदर भी आपके पास टोटल 3 सेक्शन होते हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपके पास एमसीक्यूज का होता है जो कि आपके पास 8 नंबर का होता है, जबकि अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो वो आपके पास टोटल 16 नंबर का होता है और इसी तरह जो सेक्शन सी है आपके पास वो भी आपके पास टोटल 16 नंबर का होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कहीं सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में से कोई भी जो सेक्शन है वो कम इम्पोर्टेंट है। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों ही एक जितने नंबर के हैं, ठीक है। तो 16 नंबर मायने रखता है। तो आपका पेपर ये कुल मिला के कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो बायोलॉजी की बुक है उसके अंदर 2 पोर्शन है, जोलॉजी और बॉटनी के, और आपका जो पेपर होगा जोलॉजी और बॉटनी का वो भी अलग अलग लिया जाएगा, ठीक है। तो जोलॉजी का पेपर आपके पास टोटल 40 मार्क्स का हो गया। अच्छा, और ये आपका जो पेपर है ये टोटल 2 घंटे का होगा, ओके। अच्छा, तो आपका जोलॉजी का जो पेपर होता है वो इंतहाई किस्म का आसान पेपर होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती फिर भी बच्चे क्यों सप्ली लेकर आ जाते हैं। मतलब इतना आसान पेपर होता है, इतना आसान, बहुत आसान होता है, लेकिन अक्सर बच्चों की सप्ली देखने में आती है। तो मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी भी बच्चे की सप्ली आए और मैं चाहती हूँ आप सबके बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपके सामने ऐसा टारगेट पेपर लाई हूँ। देखिए, फिलहाल तो सेक्शन सी है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने इस टारगेट पेपर में मौजूद सेक्शन सी के तमाम क्वेश्चंस को याद कर लिया ना, तो आपका जो सेक्शन सी है ना वो इतने मजे से हो जाएगा ना, इतने मजे से कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही आराम से हो जाएगा और आपको कोई और सवालात को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे एक बात बताऊं, मैंने कोई बहुत ज्यादा सवालात नहीं रख दिए कि आप कहें मिस ने तो पूरी बुक के ही रख दी और वो बोल रही है कि अब तो इसमें से आगे, तो जाहिर बात है अगर मैं पूरी बुक के रख दूंगी तो फिर तो लगना ही लगना है ना। लेकिन मैंने इसके अंदर बहुत ही कम सवालात को रखा है जिनकी तैयारी करके ना आप अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले हैं। तो देखें, सेक्शन सी आपके पास जो होता है वो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। नोट, attempt any 2 questions from the section, all question carry equal marks। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, दिए कितने जाएंगे आपको ना? कम से कम ये 6 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से आपने 2 करने। तो देखिए, अच्छी खासी आप लोगों के पास चॉइस है पूरे 4 सवालात की, ठीक है। और मजे की बात मैं आपको बता रही हूँ, इतना आसान पेपर है, इतना आसान कि बहुत मजा आएगा आपको पेपर देते हुए, ठीक है। और मजे की बात बताओ, बहुत आसान पेपर होता है जोलॉजी और बॉटनी का, बहुत आसान होता है, ठीक है। दिल लगा के तैयारी कीजिएगा, जो मैं बता रही हूँ फटाफट उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो आपके पास जो सबसे पहला सवाल है वो है, राइट द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इस साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए ये, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लाजमी देखने को मिलेगा। आपके पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्लासिफिकेशन और फंक्शन बताने हैं किसी एक के, या तो प्रोटीन के या कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज्यादा चांसेस है कि आपको एग्जाम में प्रोटीन वाला क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है।
तो देखिए, लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना है, आपने याद दोनों ही करके जाने हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों सवाल करके जाएंगे ना, तो देखिए मजे से आपका एक सवाल तो यूं ही हो जाना है, ठीक है। पहले बता रही हूँ दोनों करने हैं, लेकिन ज्यादा तवज्जो किसको देनी है? प्रोटीन को देनी है, कार्बोहाइड्रेट को भी छोड़ना मत, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दे, तो कार्बोहाइड्रेट की भी तैयारी करनी है, लेकिन ज्यादा अच्छी तैयारी आपने प्रोटीन की करनी है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो कि हर साल आता है, ठीक है, वो है राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। इंतहाई किस्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ये फिर भी हर साल नहीं आता, मतलब कुछ साल ही गैप दे देता है, लेकिन ये जो सवाल है ना, ये आपको हर साल देखने को मिलेगा, ठीक है। पुरानी जो बुक थी ना, उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा रिपीटेड था और अब भी ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है, तो आपने इसकी लाजमी तैयारी करके जानी है। 100% आपको ये लाजमी देखने को मिलेगा। मतलब ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिस्क वाला काम हो सकता है ना, कि हो सकता है मे भी पॉसिबल है एग्जामिनर ये दे ही ना, अगर देगा तो ये लाजमी प्रोटीन दे देगा वो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, कि कंफर्म है 100% कि ये लाजमी आएगा। और देखें ये भी आपके पास दो है, एक आपके पास फाइलम मोलस्का है और एक आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है, इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस भी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी। अच्छा, ये अपनी आराम से बुक से ही याद कीजिएगा, क्योंकि बुक के अंदर पूरी प्रॉपर हेडिंग के साथ को ये सवाल मिल जाएगा, तो बुक से ही तैयारी कीजिएगा इसकी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है फाइलम मोलस्का। 100% चांसेस है फाइलम मोलस्का के आने के। देखिए, अच्छा ये जो आर्थ्रोपोडा वाला है ना, ये आपके पास 2024 में भी आया और 2023 में भी आया है, ठीक है। तो आया तो है और पॉसिबल है कि ये इस साल भी आ जाए, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस है वो मोलस्का के हैं इस दफा, लेकिन आर्थ्रोपोडा के भी हैं। वही बता रही, छोड़ना आपने कुछ भी नहीं है, आप इन दोनों ही फाइलम्स को याद करके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपका एक सवाल तो यहाँ से भी हो जाएगा बड़े मजे से। देखिए बहुत ज्यादा सवालात मैंने नहीं रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर जितने भी सवालात मैंने रखे हैं आप उनकी तैयारी कर लेंगे, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बल्कि जब आप पेपर को बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको 2 से ज्यादा सवालात आ रहे होंगे और आप फिर बैठ के खुश होंगे कि भाई मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो इसी वजह से कह रही हूँ बहुत अच्छी तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई नो आप ये कहेंगे मिस तो सब क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कह रही है, तो देखिए है तो मैं कह रही हूँ ना, ठीक है। मैं बता भी रही हूँ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जिन बच्चों की डायग्राम बहुत अच्छी है, ठीक है, वो इस सवाल को लाजमी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना है, साथ में डायग्राम भी बनानी है। और काफी चांसेस है एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसकी भी बहुत अच्छे से आपने तैयारी करके जानी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है explain main components of the respiratory system of man and draw neat and label diagram, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपने मेन कंपोनेंट्स बताने, साथ में आपने डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ बता रही हूँ, और मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने बहुत ज्यादा सवालात को नहीं रखे कि आप कहें मिस आपने तो पूरी बुक के सवालात इसमें डाल दिए, बहुत ज्यादा है, हम कैसे याद करेंगे। इंतहाई किस्म के कम है, तो भाई जितने उनको तो कम से कम आपने अच्छे से याद करके जाना है ना भाई। अच्छे नंबर लेने तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सवाल भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये सवाल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका इम्यून वाले चैप्टर से लास्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा, इसकी भी तैयारी बुक से ही करेगा। वैसे आपके पास तकरीबन जितने भी बॉटनी और जोलॉजी के क्वेश्चंस है, तो वो बुक के अंदर ही प्रॉपर हेडिंगों के साथ लिखे हुए, तो आप बुक से ही तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन की भी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो देखिए एक सवाल आपके पास ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, टोटल आपके पास ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और आई नो ये वाले एक एक करके इसको मिला ले तो कितना हो गया, 7 हो गई। तो देखिए क्या आप बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 7 सवाल याद करके नहीं जा सकते, और मैं बता रही हूँ, देखिए मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि जो 7 सवाल आपने मुकम्मल याद कर लिए ना, आप ना एग्जाम में बैठकर ना खुश हो रहे होंगे कि भाई मुझे ये वाला भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है और मुझे ये भी आता है। तभी कह रही हूँ बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा सेक्शन सी का,
ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से सेक्शन बी भी अपलोड करूँ। देखिए, मैं ना आप लोगों के लिए आसानी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बहुत ज़्यादा सवालात दूँ, आप उनको याद करते रहें, ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं आपको कम सवालात दूँ, लेकिन ऐसे सवालात दूँ जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़ूलॉजी के तमाम क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं जरा बॉटनी की तरफ। भाई बॉटनी का भी तो देखना है ना, उसका भी तो हमने अलग से पेपर देना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का बॉटनी का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है, ठीक है। तो इसके अंदर भी फिलहाल हम सेक्शन सी को कवर करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी में आपके पास होते हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप लोगों का जो जूलॉजी का पेपर होता है वो टोटल 40 नंबर्स का होता है, लेकिन जो बॉटनी का पेपर होता है ना वो 45 नंबर का होता है, ठीक है। यानी कि ये कुल मिला के आपके पास 85 नंबर्स हो गए हैं, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर। बाकी 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके कॉलेज के अंदर लिया जाएगा। इस 15 नंबर में से 7 नंबर का आपका बॉटनी का प्रैक्टिकल होगा, जबकि 8 नंबर का आपका जूलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत मजे से प्रैक्टिकल हो जाता है इसका, ठीक है। अच्छा, नोट, attempt any two questions from this section, all question carry equal marks। आपको 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी अच्छी खासी चॉइस दी जाती है आपको। 5 से 6 सवाल दिए जाते हैं जिसके अंदर से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, ये जो पूरा आपका सेक्शन सी है ये टोटल 18 नंबर्स का होता है, ठीक है। और 18 नंबर का ही आपके पास सेक्शन बी होता है, जबकि आपके पास 9 नंबर का सेक्शन ए होता है, ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज। अच्छा, खैर फिलहाल हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो मेरी आवाज को इग्नोर कर दीजिए, मेरा गला खराब हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल राइट द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करके जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर हेडिंग्स डाल के लिखेंगे, कॉम्पोजिशन की अलग हेडिंग डलेगी और फंक्शंस वगैरह की अलग हेडिंग डाल के आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस आल्सो ड्रॉ फ्लो चार्ट। इंतहाई किस्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड भी है कि आप ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस को डिफाइन करें और साथ में जो उसके साथ फ्लो चार्ट दिया जाता है आप उसको भी बनाएं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक बात बताऊं, ये आपके पास जो चैप्टर है यानी कि बायो एनर्जेटिक, इसके अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस है ना उनके डबल डबल नाम होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब आप इनको याद करने बैठेंगे ना तो बुक के अंदर काफी सारे नेम मेंशन होते हैं कि इसके अंदर चेकर आपको घुमाने के लिए ना इसी सवाल को किसी और नाम से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी सही से तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा लिख कर आएंगे। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे ना इसको तो देखिएगा इनके आपको 1 से 2 नाम और भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस वाला सवाल है, इसको 2 पायरुविक एसिड भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब आप याद करेंगे ना तो देख लीजिएगा कि इनके डबल डबल नाम कौन से हैं, ठीक है। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है जो कि है, एक्सप्लेन इन डिटेल लाइट इंडिपेंडेंट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम के अंदर ये दोनों सवाल तो देखने को नहीं मिलेंगे, इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, लेकिन ज्यादातर ना ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला कम है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो नीचे वाला है लाइट इंडिपेंडेंट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके भी डबल डबल नाम है, ठीक है। तो ध्यान से याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब आप किसी क्वेश्चन को याद करके जाएं एग्जाम में वो आए भी लेकिन आप समझे कि ये कोई और सवाल है और आप उसे छोड़कर आ जाएं, फिर आकर जो दुख होता है ना वो बहुत बुरा होता है। तो पहले बता रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा नाम से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब याद करने बैठेंगे तो देख लीजिएगा कि डबल डबल नाम तो नहीं है इसके, और इस चैप्टर में तो है भी, जितने भी क्वेश्चंस ना उनके डबल डबल नाम है। जैसे कि ये लाइट इंडिपेंडेंट फेस है ना, इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, मतलब इसका जो साइंटिस्ट है ना उसके नाम से भी इस साइकिल को पुकारते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज विद लेबल डायग्राम। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर भी डायग्राम आपको बनानी है, ठीक है, डायग्राम बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस लाइटिक साइकिल बैक्टीरियोफेज का जो सवाल है इसके अंदर भी आपको लाजमी डायग्राम बनानी है। बुक के अंदर आपको प्रॉपर डायग्राम मिल जाएगी, प्रॉपर हेडिंग के साथ ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बस आपने याद करना है। अच्छा, ये जो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन है ना इनके अंदर भी डायग्राम बनेगी, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर है भी इनके बहुत अच्छे से डायग्राम बनी हुई है, प्रॉपर हेडिंग्स है, तो आप बुक से याद करें, बुक में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है।
इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है जो कि है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV विद लेबल डायग्राम। ठीक है, देखिए इस बॉटनी के अंदर डायग्राम बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि अगर अच्छी डायग्राम बनाएंगे ना तभी चेकर अच्छे नंबर देगा आपको। इसके अंदर भी आपको HIV वायरस जो है इसकी पूरी प्रॉपर लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है, साथ में डायग्राम भी बतानी है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आपने मूड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इस टारगेट पेपर में बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही ऐड किया है। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस की तैयारी कर ली ना तो भाई सेक्शन बी या ए की तो मैं गारंटी अभी नहीं ले रही हूँ, लेकिन सेक्शन सी की गारंटी मैं लेती हूँ कि आपका जो सेक्शन सी है वो बहुत अच्छे से बहुत मजे से होने वाला है। ओके, और बिल्कुल मैं सेक्शन बी को भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करती हूँ। मुझे पता है आप लोग मांग रहे हैं और मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगी। हमारे पास एक और सवाल है वो है डिफाइन सोर्स टू सिंक मूवमेंट। हाउ डज ई मुंच हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है आपने। ठीक है, पहले डिफाइन करना है सोर्स टू सिंक मूवमेंट को, उसके बाद फिर ये हाइपोथेसिस आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसी चैप्टर का आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि है डिस्कस कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन ओस्मोटिक एडजस्टमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये ऊपर वाला है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपने प्लांट्स के बारे में बताना है। ठीक है, इसके अंदर आपने प्लांट्स की ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के बारे में बताना है। आपको जो कह रही हूँ ना कि ये इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है अगर आपको ये वाला क्वेश्चन मिल गया ना तो उसका मतलब उसी चैप्टर में से आपको नीचे वाला भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई सवाल नहीं मिल रहा हो तो आप फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि वो किस चैप्टर का है। लेकिन ऐसा नहीं आप सारे पूछ ले, मतलब खुद से कोशिश करिएगा, ढूंढिएगा, और एक आध ना मिले तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि इंतहाई किस्म का इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट आर ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, एक्सप्लेन देयर नेम्स एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आपको सेफ साइड के लिए दे रही हूँ। थोड़ा सा रिड्यूस सिलेबस जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो ये पूरा का पूरा टारगेट पेपर मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, लेकिन ये लास्ट वाला जो सवाल है मैं इसको आपको सेफ साइड के लिए दे रही हूँ, क्योंकि ना रिड्यूस सिलेबस में ग्रोथ वगैरह का लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये भी ग्रोथ में आता है, लेकिन इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसको लाजमी याद करके जाएं। ठीक है, अच्छा ये भी पूरा का पूरा आपको बुक में से मिल जाएगा, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ ऑल टू ऑल क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे। तो अगर आप बुक से तैयारी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आराम से आपको पूरा का पूरा हेडिंगों के साथ प्रॉपर डायग्राम के साथ ऑल टू ऑल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं, बॉटनी और जोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते, मतलब जैसे आप बाकी आपके पास जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं, मतलब अच्छे खासे बड़े होते हैं भाई। लेकिन बॉटनी और जोलॉजी में इतने बड़े बड़े लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा डिटेल देने बैठ जाए। जो है जितना है बस उतना लिख कर अपने पास से एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, जो बुक में उतना ही बहुत है, बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जितना बुक में है ना आपने बस उतना ही लिखना है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं लिखना ना, एक्स्ट्रा बड़ा इसमें नहीं चलता है बॉटनी और zoology के अंदर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टारगेट पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी कहीं भी कोई मसला है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।